Hello everyone, welcome back. Today we will study Plant Kingdom. Okay, so कितना वायर है इधर। इसमें एक मेन टॉपिक हमें करना है, वो है अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। और और बाकी आपको सबके कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने पड़ेंगे कि प्लांट किंगडम डिवाइडेड कैसे है। हर एक उसके अंदर के ग्रुप्स के या फिर टेक्सा के फीचर्स क्या क्या है वो आपको याद रखना पड़ेगा। देन लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पैराग्राफ में भी मैं नहीं लेके आई हूँ बिकॉज ऑल मैं हर बार ऐसे ही करती हूँ मोस्ट लेसन का, क्योंकि फर्स्ट पेज पे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लिखा होता, तो मैं उतना एक पैराग्राफ नहीं लाती हूँ। इस लेसन का आप रीड कर लेना, फर्स्ट वाला। लेट अस ऑल्सो लुक एट क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म्स टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न्स। वन सेकेंड। Concerns that influence classification system. The earliest system of classification used only gross superficial morphological characters such as habit, color, number, shape of leaves. देखो, पहले इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ऐसी जो भी सुपरफिशियल कैरेक्टर्स है, जो विजिबल है या फिर जो हम इजीली नोटिस कर सकते हैं, वैसे कैरेक्टर्स के बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया था। बट आगे जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई तो फिर हमें पता चली चीजें। और तो ये जो अर्ली के सिस्टम्स है उनको आर्टिफिशियल सिस्टम्स बोलते हैं। देखो, they were based mainly on vegetative characters or the androecium structure given by Linnaeus. Such systems were artificial. Then they separated closely related species since they were based on few characteristics. हमने ज्यादा चीजें कंसिडरेशन में नहीं ली थी, तो इसलिए हम जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज भी है वो सेपरेट हो जाते थे, वो अलग अलग ग्रुप्स में चले जाते थे। Also, the artificial system gave equal weightage to vegetative and sexual characters. This is not acceptable since we know that often vegetative characters are more easily affected by environment. अभी देखो, जैसे बाकी के जो पार्ट के प्लांट्स है, जैसे लीव्स हो गई, रूट हो गया, स्टेम हो गया, बाकी की ब्रांचेस, ये सारी चीजें, इनमें मॉडिफिकेशन जल्दी होता है या फिर ये अपना फॉर्म जल्दी से चेंज कर सकती है, जल्दी से अडेप्ट कर लेती है। ये वेजिटेटिव पार्ट हो गया। और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जैसे फ्लावर की बॉल्स, वो सारी चीजें वो जल्दी से चेंज नहीं होती, वो कंजर्व रहती है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इन दोनों को हम एज अ सेम नहीं ले सकते। तो यही था कि उन्होंने इक्वल वेटेज दिया था इन दोनों कैरेक्टर्स को। जैसे बाकी की चीजें हो गई कि इवोल्यूशन, अभी इवोल्यूशन वेजिटेटिव पार्ट्स का जल्दी होगा एज कम्पेयर टू रिप्रोडक्टिव पार्ट लाइक फ्लावर एंड ऑल, तो इसलिए उन दोनों को हम इक्वल वेटेज नहीं दे सकते। As against this, natural classification system developed which were based on natural affinities among the organisms and consider not only external features but also internal features like ultrastructure, कुछ अलग स्ट्रक्चर है, कुछ न्यू डिफरेंट स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है किसी में, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, मतलब एम्ब्रियो में क्या होता है, एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड ऑल, इंटरनली कैसे बॉडी डिवाइडेड है, एंड फाइटोकेमिस्ट्री या फिर कोई केमिकल मिल जाए हमें न्यू और समथिंग लाइक दैट, कौन से केमिकल से कौन से प्लांट में। Such a classification for flowering plants was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. तो इन दोनों ने नेचुरल सिस्टम दिया क्लासिफिकेशन का, आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट है, at present, phylogenetic classification systems based on evolutionary relationships between various organisms are acceptable. Phylogenetic क्या होता है? Phylogenetic मतलब evolutionary relationships. हम evolutionary relationships को consideration में ले रहे हैं कि कौन से दो ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स का कॉमन एंसेस्टर्स है, हो सकता है, या फिर एक कॉमन एंसेस्टर्स से अलग अलग ग्रुप्स निकल रहे हैं, तो कौन कौन सी लेवल पे कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। दिस अज्यूम्स दैट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर, वही बोला मैंने। We now use information from many other sources to help resolve difficulties in classification. These become more important when there is no supporting fossil evidence. Fossil evidence नहीं है तब ये काम आएंगे। Numerical taxonomy which is now easily carried out using computers. तो computers के softwares हम use करके न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इन द सेंस हम वहाँ पे फीचर्स डाल सकते हैं। जैसे इसमें क्या होगा, कंप्यूटर्स की मदद से हम रियल में बहुत सारे कैरेक्टर्स एक साथ कंसिडरेशन में ले सकते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में, क्योंकि हम कंप्यूटर्स का यूज कर रहे हैं। अगर हम रियल में करने जाए तो वी वोंट बी एबल टू टेक इनटू कंसिडरेशन एवरीथिंग। अभी मुझे वर्ड्स ही नहीं मिल रहे, पता नहीं क्यों। हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का यूज करके ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर एंड कोड्स आर असाइन्ड टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड डाटा इज देन प्रोसेस्ड। दिस
In this way, each character is given equal importance and at the same time hundreds of characters can be considered. बहुत सारे characters हम एक साथ consider कर सकते हैं इस way से. Cytotaxonomy, that is based on cytological information like chromosome number, structure, behavior. Cytotaxonomy मतलब cell. Cyto मतलब cell होता है, तो cell की बेसिस पे डिवाइड करना, तो इन सारी चीजों पे साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, सेल की इंफॉर्मेशन. एंड कीमोटैक्सोनॉमी दैट यूजेस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट्स टू रिजॉल्व कंफ्यूजन्स आर आल्सो यूज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट. मतलब कीमोटैक्सोनॉमी मतलब केमिकल्स, कौन से प्लांट में कौन सा केमिकल मिलता है, वो काइंड ऑफ थिंग. नेक्स्ट है एल्गे. हमें 5 ग्रुप्स पढ़ने हैं. प्लांट किंगडम के अंदर 5 आते हैं. Algae, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperms, Angiosperms. Algae are chlorophyll bearing, simple thalloid, autotrophic and largely aquatic. कितना कुछ बोल रखा है. Both fresh water and marine organisms. तो ये सब कुछ होती है algae. पहली बात ये याद रखना कि chlorophyll bearing, they occur in a variety of other habitats, moist stones, soils and wood. Some of them also occur in association with fungi, lichen एंड एनिमल्स ऑन स्लॉथ बियर. अभी ये वाली भी बात याद रखना कि एल्गे एसोसिएशन में भी होती है. फंजाई के साथ अगर उसने एसोसिएशन बनाया तो वो बनेगा लाइकन. उस एसोसिएशन, उस पूरे म्यूचुअल रिलेशनशिप को हम लाइकन बोलेंगे. और अगर एनिमल के साथ है तो इसको बोलेंगे स्लॉथ बियर. स्लॉथ बियर पे होती है. फिर द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गे इज हाईली वेरिएबल, रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉलवॉक्स. ये चीजें याद रखो. कॉलोनियल कौन सा है, वॉलवॉक्स. एंड फिलामेंटस फॉर्म्स लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा. अ फ्यू ऑफ मरीन फॉर्म्स सच एज केल्प्स, ये मरीन है, फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज. तो केल्प्स बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, मैसिव होते हैं. द एल्गे रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स. Vegetative reproduction is by fragmentation. Each fragment develops into thallus. हर एक fragment thallus में develop होता है. Asexual reproduction is by production of different types of spores. The most common being zoospores. सबसे ज़्यादा जो common asexual spores है वो zoospores है. They are flagellated, motile, and on germination gives rise to new plants. Sexual reproduction takes place through fusion of gametes. Gametes का fusion होगा, ये तो पता ही है sexual reproduction में. These gametes can be flagellated and similar in size as in Eulothrix or non-flagellated, non-motile. कितना रीड करूँ, सुनो ध्यान से सुनो. अगर flagellated क्या बोल रही थी मैं, हाँ, अगर सेम साइज के गैमेट्स है तो उसको बोलते हैं आइसोगैमेट्स. अगर डिफरेंट साइज के गैमेट्स है तो उसको बोलते हैं एनाइसोगैमेट्स रिप्रोडक्शन. और अगर एक बड़ा फीमेल गैमेट रहा जो स्टेशनरी है और दूसरा एक छोटा मेल गैमेट रहा जो मूव करता है, तो इसको बोलेंगे oogamous. ये याद रखना, ये तीनों टर्म्स याद रखो अभी. फिर these gametes can be flagellated and similar in size. यूलोथ्रिक्स में है कि वो similar in size है और flagellated है, इसको बोलते हैं isogamous. And non-flagellated, non-motile, but similar in size as in Spirogyra. तो यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा दोनों में क्या है, isogamous. Flagellated किस में है, यूलोथ्रिक्स में. Non-flagellated किस में है, स्पायरोगायरा में. Fusion of gametes dissimilar in size as in species of Eudorina is termed as anisogamous. तो ये किस में देखने मिल रहा है, Eudorina में. Fusion between one large non-motile static female gamete and a smaller motile male gamete is termed as oogamous. oogamous किस में है, Volvox और Fucus में. पूरे लेसन का ये वाला जो पार्ट अभी अभी हमने पढ़ा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ से इतने क्वेश्चन आते हैं, मेनली ये लेसन से यही से ही क्वेश्चन आएगा. बाकी का लेसन भी इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. तो ये आप रट लो, लर्न कर लो, ट्रिक्स बना लो, कुछ भी करो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ सुनो, 3 टाइप के एल्गे होते हैं, ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे, रेड एल्गे. ग्रीन एल्गे में वॉलवॉक्स और यूलोथ्रिक्स आता है, ये वाला, ये है हमारा वॉलवॉक्स. वेट, वी विल नेम इट. ये है वॉलवॉक्स, ये है यूलोथ्रिक्स, ये है लैमिनारिया, ये है फकस, ये है डिक्टियोटा, ये है पोरफायरा, ये है पॉलीसिफोनिया. सबके नाम याद रखो, ध्यान से देख लो कौन कौन सा है, गलत मत कर देना. ये है वॉलवॉक्स, ये कॉलोनियल होता है, हमने देखा. ये है यूलोथ्रिक्स, ये दोनों आएंगे ग्रीन एल्गे में. फिर ये जो दो बीच में वाले तीनों हैं ये आते हैं ब्राउन एल्गे में.
और पॉलीसिफोनिया और पोरफायरा आता है रेड एल्गे में। एल्गे आर यूजफुल टू मैन इन वेरियस वेज। एल्गे हमारे बहुत काम की है। एटलीस्ट हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गे थ्रू फोटोसिंथेसिस। Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment. Dissolved oxygen वो release करते हैं। They are of paramount importance, बहुत ज़्यादा important है, as primary producers of energy-rich compounds, which form basis of food cycles of all aquatic animals. तो बहुत सारे aquatic animals algae पे dependent होते हैं। Like क्या बोलते हैं, food chain शुरू करते हैं वो। Many species of Porphyra, Laminaria, Sargassum are among 70 species of marine algae used as food. तो ये उसमें आते हैं जो food as a food use होते हैं। Certain marine brown and red algae produce large amount of hydrocolloids, water holding substance. Example algin. Algin कौन produce करता है? Brown algae. ये होता है water holding substance. And carrageen ये red algae produce करता है। ये भी याद रखना, algin ब्राउन एल्गे और कैराजिन रेड एल्गे आर यूज्ड कमर्शियली। तो कमर्शियली इनको बेचा खरीदा और हमारे काम के लिए यूज किया जाता है। अगार इज वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रेशिलेरिया। ये दोनों हैं रेड एल्गे। आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। तो ये अगार मीडियम हमने बहुत बार सुना होगा, तो ये अगार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ग्रेशिलेरिया और जिलेडियम से मिलता है हमें। Cholera, a unicellular alga rich in proteins, is used as food supplement even by space travelers. तो space travelers भी इसको food की तरह use करते हैं। The algae are divided into 3 main classes: Chlorophyceae, green algae; Phaeophyceae, brown algae; and Rhodophyceae, red algae. C से Chlorophyceae, क्लोरो तो हमें पता है कि green होता है, तो green आपको समझ जाएगा। Rhodophyceae, R for red, R for Rhodophyceae. Phaeophyceae याद रख लो कि brown है, बचा कौन सा और? Chlorophyceae, green algae, commonly called as green algae. The plant body may be unicellular, colonial or filamentous. ये तीनों हो सकते हैं। They are usually grass green due to dominance of pigments chlorophyll A and B. अभी एक बात याद रखो, pigments chlorophyll A सब में होगा, chlorophyll B green algae में, chlorophyll C ब्राउन एल्गे में और क्लोरोफिल डी रेड एल्गे में। अभी ये रीड करने के पहले हम ये टेबल देख लेते हैं। देखो क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गे जिसको हम बोलते हैं, उसमें होता है क्लोरोफिल ए और बी है। फियोफाइसी जो है हमारा ब्राउन एल्गे, इसमें ए और सी है। और रोडोफाइसी जो है हमारा रेड एल्गे, इसमें ए और डी है। तो आप इजीली याद रख सकते हो बी सी डी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। और इसमें होता है फ्यूकोजैंथिन नाम का पिगमेंट और इसमें फाइकोइरिथ्रिन। ओके, फिर स्टोर फूड कैसे स्टोर करते हैं? क्लोरोफाइसी स्टार्च के रूप में स्टोर करेगा। ओके, फिर फियोफाइसी मैनिटोल और लैमिनारिन के रूप में स्टोर करेगा। अभी एकदम ध्यान से सुनो, ये जो टेबल है इस पे से इतने क्वेश्चन आएंगे ना आपको, सिर्फ इतने टेबल में से, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूरा ध्यान दो। फियोफाइसी मैनिटोल और लैमिनारिन, और रोडोफाइसी फ्लोरिडीन स्टार्च। आपको क्लास में याद होना चाहिए, दिस इज वेरी गुड हैबिट इफ यू पे अटेंशन इन क्लास में। मुझे भी इनिशियली जब 11th के टाइम पे ऐसा लगता था कि आई विल मेक नोट्स, आई विल रिवाइज देम और फिर मुझे चीजें याद होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इफ यू पे अटेंशन इन योर क्लास, नोट्स रिवाइज करना सबसे ईजी काम हो जाएगा। यू कैन लाइक क्विकली रिवाइज ऑल ऑफ योर नोट्स, फिर वो स्ट्रेस नहीं होता है। तो यहीं पे ध्यान से याद रखने का ट्राई करो। फियोफाइसी में है मैनिटोल लैमिनारिन स्टोर्ड फूड, रोडोफाइसी में है फ्लोरिडीन स्टार्च। देन सेल वॉल क्लोरोफाइसी की बनी होती है सेल्यूलोज की। ओके, फिर फियोफाइसी में सेल्यूलोज तो है ही, एल्जिन भी है, याद रखो। एंड रोडोफाइसी में है सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर्स, इतना कुछ है रोडोफाइसी में। तो ये उसकी सेल वॉल बनी होती है। अभी ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। फ्लैजेलर नंबर एंड पोजिशन ऑफ इंसर्शंस। तो फ्लैजेला कहाँ पे है? 2 to 8 फ्लैजेला होते हैं, इक्वल होते हैं और एपिकल होते हैं। ब्राउन एल्गे में 2 होते हैं अनइक्वल साइज के होते हैं और लैटरली अरेंज होते हैं। वो मतलब एपिकल मतलब ऊपर अरेंज, लैटरल मतलब साइड में अरेंज। रोडोफाइसी में तो होते ही नहीं है। फिर हैबिटेट, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सैल्ट वाटर, फ्रेश वाटर, रेयर, ब्रैकिश वाटर, सैल्ट वाटर, ये वही सारी चीजें दे रखी है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हैबिटेट। क्लोरोफिल ए भी देख लिया। The pigments are localized in definite chloroplast. The chloroplast may be discoid, plate-like, reticulate, cup-shaped, spiral, ribbon-shaped in different species. अलग अलग species में
अलग अलग टाइप के क्लोरोप्लास्ट देखने मिल जाएंगे। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरेनॉइड्स लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। तो पायरेनॉइड स्टोरेज बॉडीज होती है जो क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होती है, जिनमें होता है प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। तो प्रोटीन स्टार्च उसमें होता है। Some algae may store food in the form of oil droplets. Oil droplets के फॉर्म में भी स्टोर करती है। Green algae usually have rigid cell wall made up of inner layer of cellulose and an outer layer of pectose. तो अंदर वाली जो लेयर है वो सेल्यूलोज की बनी है, बाहर वाली जो लेयर है वो पेक्टोज की बनी है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। अलग अलग टाइप की स्पोर्स बनेंगे। Asexual reproduction is by flagellated zoospores. ये बात याद रखना, flagellated zoospores produced in zoosporangia. Zoosporangia एक ऐसा बैग जिसमें zoospores produce होंगे। The sexual reproduction shows considerable variation in type and formation of sex cells, and it may be isogamous, anisogamous, oogamous. आपको इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, isogamous, anisogamous, oogamous पे। इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। Some commonly found green algae are Chlamydomonas, Volvox, Eulothrix, Pyrogyra and Chara. ये 5 हमारे मेन green algae। Phaeophyceae. The members of Phaeophyceae और brown algae are found primarily in marine habitats. तो ये मेनली हमें marine habitats में ही मिलेंगे। They show great variation in size and form. They range from simple branched filamentous forms, ectocarpus, ये simple है, to profusely branched forms as represented by kelps, which may reach a height of 100 meters. इतने बड़े भी वो हो सकते हैं। They possess chlorophyll AC, carotenoids, xanthophylls. They vary in color from olive green to various shades of brown depending upon amount of xanthophylл pigment fucoxanthin. तो ये रेगुलेट करेगा कलर को। Present in them. Food is stored as complex carbohydrates which may be in the form of laminarin और mannitol. ये भी हमने देखा कि इसके फॉर्म में फूड स्टोर होता है हमारा। The vegetative cells have a cellulosic wall usually covered on the outside by gelatinous coating of algin. तो algin की ऐसे gelatinous coating में वो covered होते हैं। The protoplast contains, in addition to plastids, a centrally located vacuole and nucleus. ये भी देखने मिलेगा। The plant body is usually attached to the substratum by holdfast. जिस चीज से वो like attach होते हैं उसको बोलेंगे holdfast. And has a stalk, the stipe and leaf-like photosynthetic organ frond. तो ये तीनों आपको टर्म्स याद रखनी है। होल्डफास्ट जिससे अटैच्ड है, स्टॉक उसको स्टाइप बोलेंगे, और फ्रॉन्ट मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे फोटोसिंथेसिस एंड ऑल हो रहा है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन। Asexual reproduction in most brown algae is by biflagellate zoospores that are pear-shaped and have 2 unequal laterally attached flagella. इसलिए इसको biflagellate zoospores बोला है asexual reproduction के लिए। Sexual reproduction may be isogamous and isogamous, oogamous. Union of gametes may take place in water or within oogonia, oogamous species. तो उसमें भी हो सकता है union of gametes मतलब fertilization. The gametes are pyriform, pear-shaped and bear 2 laterally attached flagella. 2 flagella. The common forms are Ectocarpus, Dictyota, Laminaria, Sargassum and Fucus. ये 5 नाम याद रखो। Ectocarpus, Dictyota, Laminaria, Sargassum and Fucus. Rhodophyceae, red algae का नाम। The members of Rhodophyceae are commonly called red algae because of predominance of red pigment. Are phycoerythrin in their body. Majority of red algae are marine with greater concentration found in warmer areas. They occur in both well-lighted regions close to the surface of water and also great depths in ocean where relatively little light is present. तो ये वाली भी बात याद रखो कि they can live बहुत ज़्यादा light में भी और जहाँ पे light नहीं है वहाँ पे भी. So these are like flexible creatures. The red thalli of most of the red algae are multicellular. Some of them have complex body organization. The food is stored in fluoridine starch. याद रखना, which is very similar to amyloplectin and glycogen. ये सबसे important point है पूरे lesson का। आपको लगेगा मैं हर जगह बोलती हूँ कि पूरे सबसे important है, लेकिन नहीं, ये literally है। मैंने around 150 mocks दे रखे। जब मैंने नीट के प्रिपरेशन भी शुरू नहीं की थी, मैं तब से फुल सिलेबस मॉक दे रही हूँ, तो आई नो अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो जिस पे क्वेश्चन आता है वो एरिया मुझे पता है। 2013 से भी सारे पेपर दिए हैं मैंने। द फूड इज स्टोर्ड as fluoridine starch which is very similar to amyloplectin and glycogen. ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि amyloplectin
अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से सिमिलर होता है फ्लोरीन स्टार्च। द रेड algae usually reproduce vegetatively by fragmentation. They reproduce asexually by non-motile spores and sexually by non-motile gametes. तो नॉन मोटाइल, इसके पास ना, बताया ना मैंने, इसके पास फ्लैजिला ही नहीं है, तो स्पोर्स भी हमारे नॉन मोटाइल है और गैमीट्स भी। Sexual reproduction is oogamous and accomplished by complex post-fertilization developments. Post-fertilization developments आगे के जो भी है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और ये oogamous, ये कंपल्सरीली oogamous है। The common members are Polysyphonia, Porphyra, Gracilaria and Giladium. ये 4 एग्जाम्पल्स याद रखना, PPGG, Polysyphonia, Porphyra, Gracilaria, Giladium। एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के बाहर बहुत कम चांस है कि एनसीईआरटी के बाहर जाएगा वो एग्जाम्पल्स के लिए, और जो हमारा रिसेंट पैटर्न है उसके हिसाब से तो बाहर से चीज़ें नहीं पूछी जाती है, वो कॉमन क्वेश्चंस ही है। सिर्फ एक चीज़ है कि एनसीईआरटी बहुत डीप में पूछ रहे हैं, बहुत डीप में, विल आस्क एनी फ्रीकिंग थिंग, कुछ भी सेंटेंसेस डाल देंगे, वो एनसीईआरटी में लिखा होगा बट आपको नहीं पता होगा, तो इसलिए एनसीईआरटी के हर एक सेंटेंसेस ध्यान से पढ़ो। ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स इंक्लूड वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। इसमें भी 2 ग्रुप्स होते हैं, एक तो मॉसेस या फिर लिवरवर्ट्स। दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स। ये मॉइस्ट एरिया में मिलते हैं। Bryophytes are also called amphibians of plant kingdom because these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. देखो अभी ध्यान से सुनो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसको वाटर चाहिए लेकिन ये सॉइल पे भी रह सकता है, तो इसको दोनों एनवायरमेंट की जरूरत है, इसलिए इनको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। They usually occur in damp, humid and shaded localities. They play an important role in plant succession on bare rock. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है इकोलॉजिकली बिकॉज ये bare रॉक, नॉर्मल रॉक जहाँ पे लाइफ नहीं है वहाँ पे भी ये प्लांट सक्सेशन को उगा सकते हैं। दैट इज वाई दीज आर इम्पोर्टेंट क्रिएचर्स, पायोनियर्स काइंड ऑफ। लिवरवर्ट कौन से है? मर्चेंटिया, ये वाला है, ये वाला मर्चेंटिया है। मर्चेंटिया का ये वाला है आर्किगोनियोफोर, मतलब ये फीमेल है, ये है एंथ्रेडियोफोर मेल है। ये दोनों डायग्राम्स याद रखो। ये यहाँ पे राइजोइड्स है। राइजोइड्स क्या होते हैं? रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, एक्चुअल रूट्स नहीं होते बट दे आर रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। ये है जेमा कप फ्यूनेरिया, सी वाला फ्यूनेरिया है, ये है फ्यूनेरिया, और डी वाला है स्पेगम। ये दोनों मॉसेस है, फ्यूनेरिया और स्पेगम। इसके भी पार्ट याद रखो। ये है स्पोरोफाइट, ये है गैमेटोफाइट, आपको पता चलेगा ये होता क्या है। देन कैप्सूल, इसको सेटा बोलते हैं। लीव्स, एंथ्रेडियल ब्रांचेस, आर्किगोनियल ब्रांच, यहाँ पे फीमेल वाला, यहाँ पे मेल वाला। नेक्स्ट, द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड दैन दैट ऑफ एल्गे। एल्गे से ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होती है। डिफरेंशिएटेड इन द सेंस चीज़ें बहुत मतलब और अच्छे से डिवाइडेड है एज कम्पेयर टू एल्गे, और अच्छा इसमें ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा बोल सकते हो आप। इट इज थैलस लाइक भी हो सकता है, मतलब चपटा काइंड ऑफ। प्रोस्टेट और इरेक्ट भी हो सकता है, ऐसे स्ट्रेट भी हो सकता है। एंड अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। तो राइजोइड्स क्या होता है बोला मैंने? रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। इसमें एक्चुअल रूट्स नहीं होते। एल्गे, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये जो 3 ये है सब पार्ट्स, और फिर जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, तो ये सारे पार्ट डेवलपमेंट की तरफ ऐसे लाइक ग्रो हो रहे हैं। तो एल्गे बेसिक है, फिर ब्रायोफाइटा में और थोड़े से एडवांस स्ट्रक्चर्स है, फिर टेरिडो में और फिर जिम्नो में और एंजियो मतलब सबसे ज़्यादा डेवलप्ड प्लांट की कैटेगरी ऐसे बोल सकते हो, हायर प्लांट्स। तो अभी एल्गे में तो कुछ भी नहीं था स्ट्रक्चर्स वगैरह, इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर्स है, एक्चुअल रूट्स नहीं है। दे लैक ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स। दे में possess रूट लाइक और लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। इसमें वस्कुलर सिस्टम नहीं होता है जो टेरिडोफाइटा में होता है, लाइक जाइलम, फ्लोएम, वो सारी चीज़ें। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड। अब ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड आपको सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। मेन प्लांट बॉडी मतलब सारे जो सेल्स है मोस्टली वो हैप्लॉइड है, और इट प्रोड्यूसेस गैमीट्स, हेंस इज कॉल्ड गैमेटोफाइट। ये गैमेटोफाइट देखो, ये ऑलरेडी खुद हैप्लॉइड है, अभी हैप्लॉइड को भी गैमीट्स बनाने हैं, गैमीट्स भी हैप्लॉइड होते हैं, तो ये कौन सी प्रोसेस से बनाएगा? वो है माइटोसिस। तो इसके गैमीट्स किससे बनते हैं? माइटोसिस से। अगर मियोसिस से बनाएगा तो और कैसे, और आगे थोड़ी डिवाइड हो सकता है, हमको गैमीट्स हैप्लॉइड चाहिए, राइट? द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रेडियम
दे प्रोड्यूस बायफ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड्स, मतलब स्पर्म्स, प्लांट के स्पर्म्स। तो दे प्रोड्यूस बायफ्लैजिलेटेड एंथेरोसाइट्स, दो फ्लैजला वाले। द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्किगोनियम इज फ्लास्क शेप्ड एंड प्रोड्यूसेस सिंगल एग। फ्लास्क शेप होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, एक एग प्रोड्यूस करता है, सिंगल एग। द एंथेरोजॉइड आर रिलीज्ड इन वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद आर्किगोनियम। तो मेल गैमेट्स रिलीज कर दिए जाते हैं जो आर्किगोनियम से मिलेंगे, एंड एंथेरोजॉइड फ्यूजेस विद एग टू प्रोड्यूस जाइगोट। अभी ये हैप्लॉइड हैप्लॉइड है, अभी ये मिलेंगे फिर जाइगोट बनेगा। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिविजन इमीडिएटली। रिडक्शन डिविजन क्या होता है? मियोसिस। जाइगोट इमीडिएटली मियोसिस नहीं करेगा, दे प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। तो अभी जाइगोट एक पूरा की पूरा स्पोरोफाइट बनाएगा। अभी ये अलग जनरेशन है, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, जो इसके एंड में टॉपिक है हम पढ़ेंगे चैप्टर के। तो ये एक अलग जनरेशन है प्लांट का। पहले गैमेटोफाइट था, अभी ये सारा प्रोसेस हुआ, गैमेट्स बने, जाइगोट बना, स्पोरोफाइट बना। तो अभी ये डिप्लॉइड काइंड ऑफ है, डिप्लॉइड है ये। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। तो ये गैमेटोफाइट से अटैच्ड ही होता है, तो ये इस पर डिपेंडेंट है अपनी सारी चीजों के लिए, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। और गैमेटोफाइट हमारा क्या है? इसमें तो गैमेटोफाइट डोमिनेंट हो गया ना, क्योंकि सारी चीजें वो कर रहा है, ये तो उस पर डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट। तो इसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉइड भी है, डिप्लॉइड भी है। हैप्लॉइड मतलब अपना गैमेटोफाइट, डिप्लॉइड मतलब अपना स्पोरोफाइट। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिविजन मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। These spores germinate to produce gametophyte। तो देखो साइकिल कैसे रिपीट होंगी? Some cells of sporophyte undergo reduction division। अभी स्पोरोफाइट हमारा डिप्लॉइड था, उसके सेल्स जो डिप्लॉइड है वो मियोसिस करेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए, ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे हमारा पूरा के पूरा गैमेटोफाइट। समझी बात? सो दिस इज हाउ आपको अल्टरेशन इन जनरेशन वो टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इस चैप्टर के एंड में। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो इकोनॉमिकली ये हमको कुछ काम नहीं आ रहे हैं, बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स और अदर एनिमल्स के लिए ये फूड बन सकते हैं। स्पीशीज ऑफ स्फेगम अ मॉस प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल। ये जो पीट है इसको एज अ फ्यूल यूज किया जाता है और पैकेजिंग मटेरियल के तौर पे यूज किया जाता है, बिकॉज ये पीट जो होता है ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। तो ये ऐसे हमारे भी काम आ रहे हैं थोड़ा बहुत, ज्यादा कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता नहीं है ब्रायोफाइट्स का। मॉसेस अलॉन्ग विद लाइकेंस आर फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज रॉक। अभी ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लाइकेंस के साथ मॉसेस थे जिन्होंने लाइक फर्स्ट थे जो कॉलोनाइज करने के लिए रॉक को, बेयर रॉक जहाँ पे लाइफ नहीं है, आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। तो ये ऐसे कॉलोनाइज करते हैं रॉक्स को कि ये वहाँ पे सुटेबल बना देते हैं लाइफ के लिए आगे। सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल, they reduce impact of falling rain and prevent soil erosion। soil erosion को भी ये prevent करते हैं। The bryophytes are divided into liverworts and mosses। अभी दो parts में divided है ये। अभी तक हम थोड़ी बहुत mosses की भी बात की हमने यहाँ पे, अभी पूरा एक अलग से पार्ट पढ़ेंगे liverworts और mosses का। तो liverworts, the liverworts grow usually in moist, ये moist में grow होते हैं, shady habitats such as banks of streams, जहाँ पे पानी flow हो रहा होता है उसके बाजू में, उसके नजदीक ये ग्रो होंगे। मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज, डीप इन वुड्स, ऐसे जगहों पे ये ग्रो होते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट इज थैलॉइड, थैलॉइड बॉडी होती है। एग्जाम्पल मोचांटिया। द थैलस इज डॉर्सीवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेट। डॉर्सीवेंट्रल मतलब ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा, वेट, हाँ ऐसा। डॉर्सीवेंट्रल मतलब एक ऊपर वाली साइड एक नीचे वाली साइड, तो ये सबस्ट्रेट से ऐसे क्लोजली अटैच्ड होता है। The leafy members have tiny leaf-like appendages in two rows on stem-like structure। तो ऐसे छोटे 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 appendages होते हैं leaf-like। Asexual reproduction in liverworts take place by fragmentation of thalli or by formation of specialized structures called gemma। gemma नाम के structures बनते हैं। gemma green होते हैं, multicellular asexual buds, asexual buds होते हैं इसमें, which developed in small receptacles called gemma cups located on thalli। तो ऐसे small receptacles में बन जाते हैं thalli पे। The gemma become detached from parent body and germinate to form new individuals। gemma से reproduction होता है, ये new individuals form कर सकते हैं अगर ये detach हो गए अपनी parent body से। तो
During sexual reproduction, male and female sex organs are produced either on same or different thalli. अलग अलग thalli पे भी हो सकते हैं, same पे भी हो सकते हैं. Monoecious, dioecious. The sporophyte is differentiated into foot, seta and capsule. अभी इसका जो sporophyte वाला जनरेशन है वो foot, seta और capsule 3 पार्ट में डिवाइडेड है. After meiosis, spores are produced within capsule. तो meiosis होगा मतलब haploid spores बनेंगे. Haploid spores capsule में स्टोर होंगे, मतलब कैप्सूल में ही बनेंगे और रहेंगे. These spores germinate to form free living gametophytes. ये स्पोर्स आगे जर्मिनेट कर दें तो फिर फ्री लिविंग गैमेटोफाइट जनरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी. द प्रीडोमिनेंट, अच्छा ये आ गया मॉसेस. ओके, द प्रीडोमिनेंट स्टेज इन लाइफ ऑफ मॉस इज गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज. 2 स्टेज का होता है. गैमेटोफाइट भी 2 स्टेज का होता है. डिफरेंस यही है. लिवरवर्ट्स में 2 स्टेजेस थी, मतलब गैमेटोफाइट एक स्टेज, स्पोरोफाइट एक स्टेज. इसमें जो गैमेटोफाइट है वो खुद 2 स्टेज का है. फर्स्ट तो द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनेमा. एक प्रोटोनेमा नाम की स्टेज है विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर. एक स्पोर से प्रोटोनेमा बना. इट इज क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच. क्रीपिंग होता है, हरा होता है, ब्रांच होता है, एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज. ओके सुनो, ये जो प्रोटोनेमा होता है एक तो ये बहुत जल्दी ग्रो करेगा, बहुत फास्ट ये ग्रो करेगा. ये ब्रांच होता है, इसके बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं. द सेकेंड स्टेज इज लीफी स्टेज. उसके बाद लीफी स्टेज बनेगी. ये कैसे बनती है देखो. विच डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज लैटरल बड. ये हमारा प्रोटोनेमा है, ये ग्रो कर रहा है बहुत ज़्यादा ऐसे ज़मीन पे. फिर ये बहुत ज़्यादा ग्रो करता है और ब्रांचेस निकल रही है, और ब्रांचेस पे भी आगे बहुत ब्रांच होने के बाद लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं. वो लैटरल होते हैं, वो स्ट्रेट होते हैं ऐसे. जो वो प्रोटोनेमा ग्रो कर रहा था फर्स्ट स्टेज, वो बहुत फास्ट और क्या बोलेंगे इसे, हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा था. और बाकी के जो अभी लैटरल बर्ड्स आएंगे वो ऐसे आएंगे, लैटरल बर्ड्स. दे कंसिस्ट of upright slender axis bearing spirally arranged leaves. They are attached to soil through multicellular and branched rhizoid. मल्टीसेल्युलर और ब्रांच राइजोइड से ही कनेक्टेड होता है नीचे ग्राउंड में. अभी याद रखना है यहाँ पे मल्टीसेल्युलर और ब्रांच्ड राइजोइड है, ये चीजें पूछी जाती है. दिस स्टेज बियर्स, पता नहीं यार ये मेरा पेन ऐसे क्यों वर्क कर रहा है, मैंने टच भी नहीं किया है इसको, बट स्टिल ये ऐसे वर्क कर रहा है. आई विल होल्ड इट ऑन द टिप and see. Wait. This stage bears the sex organs. तो ये वाली जो लीफी स्टेज है इसमें ही हमारे सेक्स ऑर्गन्स होंगे. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनेमा. तो अगर आप सेकेंडरी प्रोटोनेमा को निकाल के अगर आप उसको जर्मिनेट भी करो तो भी वो आगे ग्रो करेगा. In sexual reproduction, the sex organs antheridia and archegonia are produced at the apex of leafy shoot. तो जो sex organs है हमारे वो shoots पे बनते हैं. After fertilization, the zygote develops into sporophyte. zygote जो है वो sporophyte में बन जाएगा पूरा diploid, consisting of a foot, seta, capsule. यहाँ पे भी वही. The sporophyte in mosses is more elaborate than in liverworts. अभी सबसे दुनिया का important point है ये. The sporophyte in mosses is more elaborate than in liverworts. यहाँ पे जो sporophyte है वो बहुत ज़्यादा elaborate होता है as compared to liverworts. The capsule contains spores. The capsule contains spores. हमारा जो कैप्सूल है उसमें ही स्पोर्स रहेंगे. स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस. ऑब्वियसली स्पोर्स हैप्लॉइड है, मियोसिस से बनेंगे. द मॉसेस हैव इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल. स्पोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी इनके पास बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म्स है. देन कॉमन एग्जाम्पल्स है हमारा मॉसेस के फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फेगम. ये तीनों मॉसेस के बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है. स्फेगम का तो हमने वो भी देखा, यूज़ क्या था, फीड प्रोवाइड करता था. नेक्स्ट है हमारे टेरिडोफाइट्स. The pteridophytes include horsetails and ferns. ये उसमें आते हैं. Pteridophytes are used for medicinal purposes as soil binder and as soil binders. मेडिकल पर्पसेस के लिए भी ये काम आएंगे, सॉइल बाइंडर्स के रूप में भी ये हमें काम आ सकते हैं. दे आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स. Evolutionarily, they are first terrestrial plants to possess vascular tissues, xylem and phloem. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज इनके पास ये फर्स्ट प्लांट्स थे. जैसे एल्गे देखा, ब्रायोफाइटा देखा, टेरिडोफाइटा में ऐसा लाइक डेवलपमेंट हुआ कि उसमें अभी हमारे पास जाइलम और फ्लोएम वस्कुलर टिश्यूज भी है.
You shall study more about these tissues in chapter 6. The pteridophyta are the pteridophyta are found in cool, damp, shady places, though some may flourish well in sandy soil conditions. तो ये भी हमारी possibility है. You may recall that bryophytes, ये कहाँ जा रहा है? Okay. You may recall that in bryophytes the dominant phase in life cycle is gametophytic plant body. तो dominant phase क्या था वहाँ पे gametophyte dominant phase था. यहाँ पे sporophyte dominant phase होता है. However, वहाँ पे haploid था, यहाँ पे diploid. However, in pteridophytes the main plant body is sporophyte which differentiated into true root, stem and leaves. Bryophyte तक हमारे पास कुछ भी अच्छे structures नहीं थे, अभी हमारे पास सारे अच्छे structures थे, well differentiated. These organs possess well differentiated vascular tissues. The leaves and pteridophyta are small as in Selaginella. Selaginella में बहुत छोटे leaves होते हैं और बड़े भी हो सकते हैं. Macrophylla as in ferns. Ferns में बड़े leaves होते हैं. The sporophytes bear sporangia that are subtended by leaf-like appendages called sporophylls. तो जो sporophyte है हमारा उसमें बहुत बड़े leaves kind of structure हो सकते हैं, उनको हम sporophylls बोलेंगे. Sporophyte पे वाले leaves. In some cases, sporophylls may form distinct compact structures called strobili or cones. अब ये जो स्पोरोफिल्स है इसके नजदीक ऐसा एक अलग सा स्ट्रक्चर जिसको कोन्स, मैं फोटो लाई हूँ तो बताती हूँ. नो फोटो अवेलेबल. ये यहाँ पे इसकी बात कर रही हूँ. ये है स्ट्रोबिलस और ये है हमारे स्पोरोफिल्स. तो उसके नजदीक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ये इसमें सारा स्पोर्स एंड ऑल होएगा. ये होता है सेलाजिनेला और इक्विसेटम में प्रेजेंट. द स्पोरेंजिया मतलब जहाँ पे स्पोर्स बनता है उसको बोलते हैं स्पोरेंजिया. तो प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स. स्पोर मदर सेल्स है, उसके अंदर मियोसिस होएगा तो स्पोर्स बनेंगे. द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिक्यूअस बट स्मॉलर wait, I will read again. The spores germinate to give rise to inconspicuous, small but multicellular, free-living, mostly photosynthetic, thalloid gametophytes called prothallus. Oh my god, कितना लिखा है यहाँ पे, फिर से रीड करेंगे. ओके. The spores, अभी हमारे स्पोर्स हैं, ये जर्मिनेट कर गए. जर्मिनेट करेंगे, ये क्या बनाएंगे ये एक इनकॉन्स्पिक्यूअस स्ट्रक्चर, एक छोटा सा स्ट्रक्चर, एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, एक मतलब ये सब एक ही है. ओके. एक ही स्ट्रक्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स है. एक फ्री लिविंग स्ट्रक्चर, एक फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट्स. ये है गैमेटोफाइट्स जिसको हम बोलते हैं प्रोथैलस. तो ये है सारा रामायण. These gametophytes require cool, damp, shady places to grow. Because of this specific restricted requirement and need for water for fertilization, the spread of living pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical regions. pteridophytes ज़्यादा grow क्यों नहीं कर पाए, ये जिंदगी में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाए because इनकी requirements बहुत ज़्यादा है. तो they can't adjust, they need water. तो इनको पानी के नज़दीक grow होना पड़ता है. इनको shady, damp, cool, मॉइस्ट जगह चाहिए ग्रो करने के लिए. दैट इज वाई ये ज़्यादा स्प्रेड नहीं है, वाइड स्प्रेड. The gametophytes bear male and female sex organs called antheridia and archegonia respectively. तो gametophytes पे ये सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, एंथ्रेडिया और आर्किगोनिया. अभी ये फिर जाइगोट प्रोड्यूस करेंगे, ये गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, गैमेट से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से स्पोरोफाइट. तो ये अल्टरेशन ऑफ जनरेशन चलता रहता है. वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजॉइड्स मतलब स्पर्म्स या फिर मेल गैमेट एंथेरोजॉइड. द मेल गैमेट्स रिलीज फ्रॉम एंथ्रेडिया टू माउथ ऑफ आर्किगोनियम मतलब वहां तक भेजने के लिए पानी चाहिए होगा हमें. फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स विद एग प्रेजेंट इन आर्किगोनियम रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. जाइगोट thereafter produces multicellular well differentiated sporophyte which is dominant phase of pteridophytes. अभी ये याद रखो कि ये dominant phase है sporophyte. उधर ब्रायोफाइटा में dominant phase था हमारा gametophyte. In majority of pteridophytes, all spores are of similar kinds. Such plants are called होमोस्पोरस. जिसमें स्पोर्स सेम होंगे उसको होमोस्पोरस बोलेंगे. जेनेरा लाइक सेलाजिनेला एंड साल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स. मैक्रो बड़े स्पोर्स मैक्रोस्पोर्स उसको बोलेंगे, और फिर माइक्रोस्पोर्स, दो अलग अलग काइंड ऑफ, और इसको बोलते हैं हेट्रोस्पोरस. तो कौन है हेट्रोस्पोरस? सेलाजिनेला और साल्विनिया. ये अलग अलग काइंड के स्पोर्स
प्रोड्यूस करते हैं। द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट्स रिस्पेक्टिवली। जो मेगास्पोर्स बनते हैं वो फीमेल गैमेटोफाइट को जन्म देंगे, माइक्रोस्पोर्स बनते हैं वो मेल गैमेटोफाइट को जन्म देंगे। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स। अभी देखो यहाँ से बहुत ध्यान से पढ़ने वाली चीजें है, रुको। The female gametophytes in these plants are retained on plant sporophyte for variable periods. मतलब जो फीमेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट को तो हम ड्रॉप कर दे रहे हैं, मतलब वो अलग से उग रहा है। फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट पे ही ग्रो करेगा फॉर सर्टेन पीरियड, बिकॉज हमें क्या करना है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करनी है, इससे ही आगे एम्ब्रियो बनेगा, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होना है, मतलब फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो वो सारी प्रोसेस। तो इसको यही रखते हैं ना, फीमेल गैमेटोफाइट के पास होना है सब कुछ, तो इसे यही रखते हैं, तो स्पोरोफाइट पे ही फीमेल गैमेटोफाइट होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियोज टेक प्लेस विद इन फीमेल गैमेटोफाइट। ये भी हमें पता है कि फीमेल गैमेटोफाइट में ही जाइगोट एम्ब्रियो वो सारी चीजें बनेंगी। तो इसको हम क्या करते हैं, यही सेव करके रखते हैं स्पोरोफाइट पे, इसको इंडिपेंडेंट नहीं होने देंगे। This event is precursor to the seed habit considered as important step in evolution. आगे जो जिम्नोस्पर्म्स है वहाँ पे सीड्स बन रहे हैं। एक स्टेप का फर्क है, देखो जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स एक लोअर टैक्सा है, जिम्नोस्पर्म्स एक हायर टैक्सा है, उससे ऊपर तो एंजियो है। इसमें तो ये एक इवोल्यूशन है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, सीड हैबिट इन द सेंस सीड का प्रोडक्शन। दिस इवेंट इज प्रिकर्सर टू सीड हैबिट। सीड इसमें नहीं बन रहे, टेरिडोफाइटा में नहीं बन रहे, सीड्स बनेंगे जिम्नोस्पर्म्स में। तो ऐसा बोलना है इवोल्यूशनरी कि टेरिडोफाइट्स पहले आए हैं और जिम्नोस्पर्म्स बाद में आए हैं। तो ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। पहले हमने ऐसे स्ट्रक्चर्स बना लिए कि सीड हैबिट, अभी हमने ऐसा बना लिया कि फीमेल गैमेटोफाइट यही रहेगा, फिर जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, तो ये सब रिटेन रहेगा स्पोरोफाइट पे। अगर और जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, इसको एक कवरिंग आ जाती है सीड कोट, फिर वहां पे सीड बन रहा है। टेरिडोफाइट में सीड नहीं बन रहा है। द टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, सीलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्फेनोप्सीडा, टेरोप्सीडा। ये 4 क्लासेस है। इसके एग्जांपल्स आप देख लो, सीलोप्टम, सेलाजिनेला, लाइकोपोडियम, इक्विसेटम, डायरोप्टेरिस, टेरिसडांटम। अभी देखते हैं जिम्नोस्पर्म्स। अभी तक हमने देखा कि एल्गे, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। एल्गे में होती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। लाइक एल्गे में सिर्फ गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेंट होगा, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में दोनों कहीं ना कहीं दोनों फेजेस बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। हैप्लोडिप्लॉन्टिक अपन एंड में, ये वाले लेसन के एंड में लाइफ साइकिल्स पढ़ेंगे। वैसे तो 2024 में वो वाला पार्ट निकाल दिया गया है एनसीईआरटी से, बट तो भी हमें पढ़ना है, बिकॉज आ सकते हैं उस पर क्वेश्चन। अभी तक इतना कुछ श्योर नहीं है कि उस पर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो और जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में मेन डिफरेंस ये है कि जिम्नोस्पर्म्स वो फर्स्ट कैटेगरी है जहाँ पे सीड बनना शुरू हुआ। हमने देखा कि टेरिडोफाइटा में सीड हैबिट, मतलब सीड का फॉर्मेशन के पहले वाली कोई तो भी स्टेप हमने देखा था प्रिकर्सर। अभी जिम्नोस्पर्म्स में ऐसे है कि जिम्नोस्पर्म्स में सीड बन रहा है, बट इसको कोई कवर नहीं है, यहाँ पे कोई ओवरी नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई फ्रूट नहीं बनेगा, कोई फ्लावर नहीं है। एंजियोस्पर्म्स में ओवरी होती है तो फ्रूट बनता है, दैट इज द डिफरेंस। उसमें ओव्यूल्स कवर होते हैं। द जिम्नोस्पर्म्स नेकेड सीड्स, इसलिए तो इसको नेकेड सीड्स बोलते हैं, आर प्लांट्स इन विच ओव्यूल्स आर नॉट enclosed by any ovary wall and remain exposed both before and after fertilization. तो the seeds that develop post fertilization are not covered, naked होते हैं. Gymnosperms include medium sized trees or tall trees and shrubs. One of the gymnosperms, the giant redwood tree sequoia, is one of the tallest tree species. इस पे क्वेश्चन भी आया था सीक्वा पे, तो ये वाला पॉइंट याद रखना कि ये वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है. द रूट्स आर जनरली टैप रूट सिस्टम होगा इसमें, और रूट्स इन सम जनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा. अभी देखो यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है, बिकॉज यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. पाइनस और साइकास, ये दो जो प्लांट्स है, इसके बारे में जो भी दिया है आपको याद होना चाहिए. इस पे इतने ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं ये वाले लेसन से. और माइकोराइजा क्या होता है? माइकोराइजा मतलब फंगस और रूट्स का एसोसिएशन.
एक म्यूचुअल बॉन्ड होता है फंगस और रूट्स के बीच में। अभी जैसे जो रूट्स है उनको कोई चीज चाहिए, फंगस क्या होता है बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड होता है, तो फंगस रूट्स को फॉस्फोरस प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स रूट्स को सॉइल में से चाहिए वो फंगस की हेल्प से प्रोवाइड करते हैं। और अभी फंगस को क्या चाहिए, फंगस इज अ हेट्रोट्रोफिक, तो उसको प्लांट से फूड चाहिए होगा, प्लांट तो खुद का फूड बना रहा है ना, तो उसको फूड चाहिए, तो वो उनका ऐसे म्यूचुअल बॉन्ड होता है कि तू मुझे फूड दे, आई विल गिव यू न्यूट्रिएंट्स एंड एवरीथिंग आई कैन गेट फ्रॉम सॉइल। इस एसोसिएशन का नाम है माइकोराइजा। माइकोराइजा नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं होता है, ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है। तो माइकोराइजा किस में देखने मिल रहा है हमें, पाइनस में। वाइल इन सम अदर्स लाइक साइकास, साइकास में क्या है अभी, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड कोलेरॉइड रूट्स। आपको ये डिफरेंस याद रखना है, माइकोराइजा पाइनस में, कोलेरॉइड रूट्स साइकास में। अभी कोलेरॉइड रूट्स क्या होते हैं, इसमें है हमारा आर एसोसिएटेड विद एंटो फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, उसके साथ इसका एसोसिएशन होता है रूट्स में, तो वो नाइट्रोजन फिक्स करके देता है प्लांट को। द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड इन साइकास और ब्रांच्ड इन पाइनस और सिट्रस। द लीव्स में बी सिंपल और कंपाउंड। इन साइकास पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स। पिन्नेट लीव्स, पामेट लीव्स आपको पता होगा। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड extremes of temperature, humidity, wind. In conifers, the needle-like leaves reduce surface area. Surface area reduce किया जाता है conifers में, जैसे पतले पतले leaves होते हैं एकदम. Their thick cuticle and sunken stomata also help to reduce water loss. Next, अभी देखो, the gymnosperms are heterosporous. अलग अलग टाइप के, मतलब दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल स्पोर्स, मेल स्पोर्स। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। ये हो गए दो टाइप के स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स मतलब मेल एंड मेगा मतलब फीमेल। द टू काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड within sporangia that are borne on sporophylls which are arranged spirally along an axis to form lax or compact strobili cones. Abhi I will teach this whole thing on a blank page so you will understand it better, okay? ये वाला पार्ट बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ आता और मुझे भी नहीं आता था पहले। देखो, जैसे हमने देखा कि एंजियोस्पर्म्स में पूरा के पूरा एक ओवरी है जिसके अंदर फ्लावर है, ओवरी है जिसके अंदर हमारा ओव्यूल है। अभी जिम्नोस्पर्म्स के पास ये चीजें तो नहीं है, तो जिम्नोस्पर्म्स में हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम या मेगास्पोरेंजियम कैसे लगे होते हैं। दिस इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओके, प्लांट पे लगा होता है। अभी इसके जो ये है इसके बेसिस में यहाँ पे आपको माइक्रोस्पोरेंजियम या मेगास्पोरेंजियम देखने मिलेंगे। अभी हम यहाँ पे फीमेल का बना रहे हैं तो मेगास्पोरेंजियम की बात करेंगे, ओके। तो यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम है, इस जो लीव्स है इनको बोलते हैं मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, ओके। और ये है हमारा मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम है, इसके अंदर हमें MMC मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल देखने मिलेगा। फिर आगे का उसका जो गैमीट फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो देखते हैं, लेकिन अभी इतना याद रखो कि ये ऐसे इसके बेसिस पे ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स है, ओके, ये प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के। नाउ इस पूरे लीफ लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्ट्रोबिलाई और कोन्स। यह है फीमेल, तो इसको बोलेंगे फीमेल स्ट्रोबिलाई। ये ऐसा ही सेम टू सेम मेल्स का भी होता है, वहां पे आपको माइक्रोस्पोरेंजियम देखने मिलेगा, यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम देखने मिल रहा है। द टू काइंड ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स मतलब हमने वो देखा लीफ लाइक स्ट्रक्चर, which are arranged spirally along an axis to form lax और compact strobili और cones। तो जो पूरा स्ट्रक्चर था उसको स्ट्रोबिलाई या फिर कोन्स बोलते हैं, उसके एक पार्ट को लीफ लाइक स्ट्रक्चर को उसको बोलेंगे स्पोरोफिल्स। द स्ट्रोबिलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स
and microsporangia are called microsporangiate or male strobili. यही बोला मैंने. The microspores develop into male gametophyte, मतलब मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन. माइक्रोस्पोर्स मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन में डेवलप हो गया. यहाँ पे जनरेशन क्यों बोला है? क्योंकि हमने ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में देखा एक गैमेटोफिटिक जनरेशन था, एक स्पोरोफिटिक जनरेशन था. ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इसमें कैसे था? ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा की बात कर रही हूँ मैं. इसमें ऐसा था कि दोनों गैमेटोफिटिक जनरेशन भी और स्पोरोफिटिक जनरेशन भी, हैप्लॉइड जनरेशन भी और डिप्लॉइड जनरेशन भी ज्यादा टाइम की थी. दोनों जनरेशन एक एक बहुत ज्यादा टाइम के लिए रहती थी. द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन. ध्यान से सुनो, अभी ये बहुत ध्यान से सुनने वाला पॉइंट है, आपको समझेगा. द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन which is highly reduced and confined to only a limited number of cells. Abhi, I will explain you this concept. अभी ध्यान से सुनो एकदम. आपको ये लाइफ साइकिल वाली चीज, गैमेटोफिटिक, स्पोरोफिटिक, ये चीजें समझ नहीं आती है ना, अभी आपको क्लियरली समझेगा. इसमें होता है हैप्लॉन्टिक, यहाँ पे होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और यहाँ पे होता है कंपल्सरीली डिप्लॉन्टिक. ओके, वेट. यहाँ पे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है. एल्गे की बात करते हैं सबसे पहले. अगर एल्गे में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, मतलब जो मेन एल्गे का पार्ट होगा वो हैप्लॉइड है. गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है यहाँ पे डोमिनेंट, मतलब ये मोस्टली हैप्लॉइड ही होगा. इससे जो भी डिप्लॉइड बनेगा, जैसे जाइगोट हो गया, वो बहुत कम टाइम के लिए होता है. ये हो गया बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड. अभी ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में देखते हैं, यहाँ पे होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मतलब गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक दोनों जनरेशन हमको एक ज्यादा टाइम के लिए देखने मिलती है. मतलब ये हो गया हैप्लॉइड और ये हो गया डिप्लॉइड. जो गैमीट्स है, ये हो गए गैमीट. गैमीट्स मीट करके जाइगोट बनाएंगे. अभी तक जो गैमीट्स थे वो हैप्लॉइड थे, मतलब ये हो गई गैमेटोफिटिक जनरेशन. जैसे ही ये मीट करके डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट हो गया डिप्लॉइड. अभी जाइगोट फटाफट डिवाइड करेगा और बहुत सारा डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा. बहुत सारा डिप्लॉइड स्ट्रक्चर इन द सेंस वो बहुत सारे डिप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है. वो मियोसिस नहीं, वो माइटोसिस करेगा. वो बहुत सारा डिप्लॉइड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेगा. इसको बोलते हैं स्पोरोफिटिक जनरेशन, जब तक ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर रहेगा. अभी इस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर ने फिर से गैमीट्स बनाए, फिर गैमेटोफिटिक जनरेशन. तो इसको बोलते हैं डिफरेंस. ये है ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक दोनों लाइफ साइकिल. एल्गे में क्या हो रहा था, जो जाइगोट है वो जाइगोट डिप्लॉइड ये प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा था डिप्लॉइड सेल्स. वो माइटोसिस नहीं कर रहा था, वो मियोसिस कर रहा था. मियोसिस करने की वजह से वो 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस करेगा जाइगोट. तो इसमें इसलिए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल थी. और अभी देखते हैं जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में होती है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. मतलब हमारे जो गैमीट्स है, पूरे जो प्लांट है, पूरा प्लांट डिप्लॉइड होता है और गैमीट्स, सिर्फ गैमीट्स हैप्लॉइड होंगे. तो मोस्ट डोमिनेंट क्या है इसमें? डिप्लॉइड कंडीशन. हैप्लॉइड कंडीशन बहुत कम मात्रा में सीमित है. लाइक सिर्फ गैमीट्स ही हैप्लॉइड है हमारे पास, पूरा की पूरा प्लांट डिप्लॉइड है. इसमें हमको हैप्लॉइड प्लांट और डिप्लॉइड प्लांट दोनों देखने मिलते थे. इसमें सिर्फ हैप्लॉइड देखने मिलते थे. यहाँ पे हमें सिर्फ डिप्लॉइड प्लांट्स देखने मिलेंगे, जिसमें सिर्फ गैमीट्स ही हैप्लॉइड होंगे. इतनी बार रिपीट कर रही हूँ, आई होप आपको समझ रहा है. यहाँ पे देखो क्या बोला है. द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन. गैमीट्स मतलब गैमेटोफिटिक जनरेशन हो गई, which is highly reduced and is confined to only a limited number of cells. लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, एक गैमीट, 2 गैमीट, इतना ही प्रोड्यूस होगा ना. गैमीट्स थोड़ी बहुत ज्यादा होते हैं. वो ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में लाइक हैप्लॉइड बहुत ज्यादा देर तक चलता है, डिप्लॉइड भी बहुत ज्यादा देर तक चलता है. दिस इज रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पॉलिंग ग्रेन. ये रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट जो भी है, इसको पॉलिंग ग्रेन बुलाते हैं. The development of pollen grains take place within microsporangia. Then cones bearing megasporophylls with ovules और megasporangia मतलब फीमेल वाला, फीमेल स्ट्रोबिलाई, उसको बोलते हैं macrosporangiate. The male और female cones on strobili may be
बॉर्न ऑन सेम ट्री। अगर सेम ट्री पे है दोनों स्टोबिला है तो ये होगा पाइनस में। However, in cycads, male cones and megasporophylls are born on different trees। देखो कितना इन्होंने ऐसे लिखा है, मेल कोन्स और फीमेल कोन्स भी बोल सकते थे, लेकिन नहीं, यहाँ पे इन्होंने लिखा है मेगास्पोरोफिल्स आर born on different trees। The megaspore mother cell is differentiated from one of the cells of Nucellus। अब इसमें क्या होता है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का पूरा ही स्ट्रक्चर डिफरेंट है। एंजियोस्पर्म्स में हम देखते थे कि एक ये है हमारा स्टिग्मा स्टाइल, ये है हमारा ओवरी, ओवरी के अंदर है हमारा ओव्यूल, ओव्यूल में माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, फिर ओव्यूल में ही सारी चीजें चलती है। जैसे ये रहा हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल, वेट, ये रहा हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये डिवाइड करके 4 मेगास्पोर, सॉरी यार, ये है हमारा मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर में ये है हमारा मेगास्पोर मदर सेल, जो मियोसिस करके 4 मेगास्पोर्स बनाएगा, जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाएंगे, ये एक बचेगा। ओके, ये एक बचेगा, फिर ये वाले ही एक को ऐसे बड़ा दिखाते थे। फिर इसके अंदर बहुत सारी प्रोसेस होंगी। अगर आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा है तो आपको पता है इसके अंदर एंटीपोडल्स, सिनर्जिड, 2 पोलर न्यूक्लियाई, वो सारी चीजें बनेंगी। ये यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे, ये होता है एंजियोस्पर्म्स में। अभी जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है, इससे पूरा डिफरेंट सीन है यहाँ पे। जिम्नोस्पर्म्स से हमने सबसे पहले तो ये देख लिया कि बेसिक से निकालते हैं। ओके, ये रहा हमारा स्टोबिला, इस पे ये लगा है हमारा मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, ये है हमारा मेगास्पोरेंजियम। अभी इसको हम जूम इन करते हैं। इस मेगास्पोरेंजियम में क्या होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं यहाँ पे पड़े। ओके, न्यूसेलस है ये। ओके, ये है न्यूसेलस। अभी इसमें से एक सेल डिफरेंशिएट हो जाएगा और वो बोलेगा कि लाइक मैं गैमीट प्रोड्यूस करूंगा, तो ये है हमारा वो डिफरेंशिएट हुआ सेल। अभी ये सारा न्यूसेलस मैंने गायब कर दिया, इसमें से एक डिफरेंशिएट हुआ। अभी ये जो है ये करेगा मियोसिस, मियोसिस से प्रोड्यूस हो जाएंगे हमारे 4 मेगास्पोर्स, लेकिन 4 की तो हमें जरूरत है नहीं, तो हम 4 में से 3 डीजनरेट हो जाएंगे, बचा सिर्फ एक। नाउ रीड करते हैं यहाँ पे क्या बोला है। The megaspore mother cell MMC is differentiated from one of the cells of nucellus। यही बताया मैंने। The nucellus is protected by envelopes and composite structure is called an ovule। ovule ही megasporangium है, you know, envelope से covered है, ये है हमारा ovule / megasporangium। ओके, हैंडराइटिंग और स्पेलिंग दोनों का यहाँ कोई ईमान नहीं है। The ovules are born on megasporophylls which may be clustered to form female cones। तो ये एक ही चीज कितनी बार रिपीट कर रहा है। मेगास्पोरोफिल्स क्या है, ये जो क्लस्टर में है, टू फॉर्म दिस होल स्ट्रक्चर कॉल्ड फीमेल कोन। The megaspore mother cell divides meiotically to form 4 megaspores। देखा हमने 4 megaspores बने थे, 3 डीजनरेट हो गए, एक बचा। ओके, एक जो बचा है, अभी ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, वो जो एक बचा है वो बहुत ज्यादा डिवाइड होता है, माइटोटिकली वो डिवाइड होगा और वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा। माइटोटिकली उसने बहुत सारा डिवाइड होके ये बनाया है, ये है फीमेल गैमेटोफिटिक जनरेशन। नाउ one of the megaspores enclosed within megasporangium develops into multicellular। ये multicellular है, अभी वो माइटोटिकली उसने डिवाइड किया तो ये सारे हैप्लॉइड ही हो गए ना। गैमेटोफाइट that bears 2 or more आर्किगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। तो इसके अंदर अभी क्या होता है, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब ऐसे लाइन से नहीं लगे होते, बट हाँ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। 2 और मोर, 2 से ज्यादा ऐसे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं आर्किगोनिया, और इसमें प्रेजेंट होते हैं एग। एंजियोस्पर्म्स वाले रिप्रोडक्शन से कंपेयर करेंगे तो वहां पे क्या होता था, हमारा जो सिंगल मेगास्पोर है वो एम्ब्रियो सैक बनाता था,
लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक तो वो पहले माइटोटिकली डिवाइड कर रहा है, फिर उसमें आर्किगोनिया बन रहा है, तो ये चीजें डिफरेंट है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद रहेगा। Unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperms, the male and female gametophytes do not have independent free living existence. तो देखो यही भी आपको डिफरेंस समझ रहा है ना कि डिप्लॉयड और हैप्लॉयड या फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक में फर्क क्या है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में स्पोरोफिटिक जनरेशन भी बड़ी थी, गैमेटोफिटिक जनरेशन भी बड़ी थी, और गैमेटोफिटिक जनरेशन खुद पे सर्वाइव कर सकती थी, वो इंडिपेंडेंट थी। इसमें ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इसमें एक तो बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड है, सिर्फ यहाँ पे ही, बाकी पूरा ट्री डिप्लॉयड है, बस ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स या फिर वहां पे ही हमको हैप्लॉयड सेल्स देखने मिल रहा है। दे रिमेन विद इन स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट्स। पॉलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम। पॉलन ग्रेन वहां से रिलीज होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम में भी अभी मैंने जैसे बताया, तो वहां पे मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है। दे आर कैरिड आउट इन एयर करंट्स and come in contact with opening of ovules born on megasporophylls। तो megasporophylls पे हमने देखा ओव्यूल्स बने हैं हमारे मेगास्पोरेंजिया, तो वहां पे मेल गैमेट पहुंचेगा, फिर आगे की प्रोसेस होगी। द पॉलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट ग्रोज टुवर्ड्स आर्किगोनिया इन द ओव्यूल्स। आर्किगोनिया के अंदर हमारा एग रखा है, एंड डिस्चार्ज देयर कॉन्टेंट्स नियर माउथ ऑफ आर्किगोनिया। आर्किगोनिया खुली होती है एक साइड से। Following fertilization, zygote develops into an embryo and ovules into seed। zygote बन जाएगा embryo, ovules बन जाएंगे seed। ovules मतलब वो पूरा स्ट्रक्चर आउटर वाला। These seeds are not covered। देख लिया हमने कि ये तो डायरेक्टली यहाँ पे लगे हैं ना, यहाँ पे कोई कवर्ड नहीं है। सेम चीज अगर एंजियोस्पर्म में होती तो मैंने आपको बताया था, ये है हमारी ओवरी, इसके अंदर यहाँ पे। नेक्स्ट है ये देखो, ये है सेला जेनेला, यह है साल्विनिया, यह है इक्विसेटम, और ये है फर्न। ये देखो, ये होता है स्ट्रोबिलस, इसमें भी है, ये देख लेना एक बार अच्छे से। नेक्स्ट साइकास, स्पाइनस और गिंको। अभी एंजियोस्पर्म्स में पूरी अलग प्रोसेस है। ये एरिया मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में दे रखा है कि इसमें सारा रिप्रोडक्शन, सारी प्रोसेस कैसे होंगी, यहाँ पे बस रीड कर लेते हैं। Unlike gymnosperms, where ovules are naked, in angiosperms or flowering plants, the pollen grains and ovules are developed in specialized structures called flowers. In angiosperms, the seed are enclosed in fruits. The angiosperms are an exceptionally large group of plants occurring in wide range of habitats. They range in size from smallest Wolfia to tall trees like eucalyptus। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये चीजें याद रखना। Over 100 meters. They provide us food, fodder, fuel, medicines and several other commercially important products. They are divided in two classes, एक तो monocots, दूसरा dicots। अभी इसमें डिफरेंस भी क्या है देखो। The dicotyledons are characterized by seeds having, seed में दो cotyledons होते हैं, ऐसे दो parts। Reticulate venation होगा, venation वगैरह क्या है आपको पता है, आप पढ़ के आए हो, ऐसा मैं कंसिडर कर रही हूँ। In leaves, tetramerous and pentamerous flowers, मतलब 4 और 5 के मल्टीपल्स में फ्लावर के वर्ल्स होंगे। फ्लावर के वर्ल्स कौन से होते हैं? कोरोला, कैलिक्स, एंड्रोशियम, गायनोशियम। तो वो वर्ल्स इसके मल्टीपल में होंगे, हैविंग 4 और 5 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल वर्ल। The monocotyledons, on the other hand, are characterized by single cotyledonous seeds. Parallel venation होगा in leaves. Trimerous flowers having 3 members in each floral whorl। 3 members होंगे floral whorls में। The male sex organ in flower is stamen। Each stamen consists of slender filament with an anther at the tip। टिप पे हमें anther देखने मिलेगा। स्ट्रक्चर पता है ना, ये एक वेट ऐसे, राइट। तो ये है हमारा फिलामेंट और ये है एंथर। Within the anthers, the pollen mother cell divides by meiosis to produce microspores, which matures into pollen grains। The female sex organ in a flower is pistil होता है। Pistil consists of swollen ovary at the base। हमें इसका भी स्ट्रक्चर पता है पिस्टिल का, ये देखो, ये है हमारा, अभी देख चुके हैं हम 2-3 बार, स्टिग्मा, स्टाइल, और ये है ओवरी।
ये स्वॉलन बेस हो गया ओवरी, ये ऊपर है स्टिग्मा जहाँ पे पॉलन ग्रेन का रिसीविंग पॉइंट है ये, और यहाँ से आगे जाएंगे वो। अ लॉन्ग स्लेंडर स्टाइल एंड स्टिग्मा इनसाइड द ओवरी, ओव्यूल्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे ओव्यूल्स प्रेजेंट हो गए। Generally, each ovule has megaspore mother cell that undergoes meiosis to form 4 haploid megaspores. तो ये अभी तो ये देखो, ये हमारे ओव्यूल्स है। ओव्यूल्स को हम थोड़ा सा जूम इन में देखते हैं। ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर हमें देखने मिलेगा मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा, 4 में बन जाएगा, 4 में से 3 डिजनरेट कर जाएंगे, ये एक ही बचेगा। तो वही बोला यहाँ पे 3 of them degenerate and 1 divide to form embryo sac। अब ये जो 1 है ये embryo sac कैसे बनाता है, ये आपको पूरा इसमें दे रखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वहां पे बहुत डिटेल में और अच्छे से दे रखा है। प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, ये टॉपिक ऐसे एक्चुअली निकाल दिया है ऐसे लाइक न्यू एनसीईआरटी में, लेकिन हमें पढ़ना है तो मैं तो पूरा ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से ही पढ़ा रही हूँ, बिकॉज एक तो इन्होंने ऐसे टॉपिक्स निकाले हैं जो निकालने का कोई मीनिंग ही नहीं बनता है। कुछ टिश्यू वाला निकाल दिया, अगर टिश्यू नहीं पढ़ेंगे तो बाकी की चीजें कैसे समझेंगी। यहाँ पे भी ये वाली चीज निकाली है, मेन चीज लाइफ साइकिल्स, अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो बाकी के पूरे प्लांट्स कैसे, लाइक प्लांट्स के ग्रुप कैसे समझेंगे। इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। This ability leads to formation of different plant bodies, haploid and diploid. Okay, the haploid plant body produces gametes by mitosis. This plant body represent gametophyte. ये gametophytic generation represent करेगा। Following fertilization, the zygote also divides by mitosis to produce a diploid sporophytic body. Diploid sporophytic body बनेगी। Haploid spores are produced by this plant body by meiosis. तो देखो वेट, गैमेटोफाइट मतलब ये हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट में यहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स है। ओके, यहाँ पे सारे हैप्लॉइड सेल्स है, इसने प्रोड्यूस किया माइटोसिस से। माइटोसिस से गैमेट प्रोड्यूस करने पड़ेगा ऑब्वियसली, तो ये बन गए गैमेट्स। अभी जो गैमेट्स है ये फ्यूज कर गए, यहाँ पे इन्होंने बना लिया जाइगोट। अभी जाइगोट बहुत ज्यादा जाइगोट डिप्लॉइड है, ये बहुत सारे डिप्लॉइड सेल्स बनाएगा, बहुत सारे, और डिप्लॉइड सेल्स का एक स्ट्रक्चर बना लेगा जिसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट आगे क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा स्पोर्स। स्पोर्स जर्मिनेट कर जाएंगी, स्पोर्स जर्मिनेट करने के बाद बनेगा गैमेटोफाइट। तो यही साइकिल रिपीट हो रही है। यही यहाँ पे बोला गया है, देखो द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय माइटोसिस। हैप्लॉइड प्लांट बॉडी ये है, इसने गैमेट्स प्रोड्यूस किए बाय माइटोसिस। दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट गैमेटोफाइट, ये ऊपर वाला गैमेटोफाइट है हमारा। देन following fertilization the zygote also divides by mitosis to produce diploid sporophytic plant body। ये स्पोरोफाइट बन गया, ये डिप्लॉइड है। मैंने अभी बोला कि जाइगोट बहुत ज्यादा डिवाइड करके एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा। ये क्या हो रहा है मेरे पेन के साथ। हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट बॉडी बाय मियोसिस। अभी यहाँ से मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए, हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट करके हमारा गैमेटोफाइट बनाएंगे। दिस इन टर्न डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। अभी हैप्लॉइड स्पोर्स है ये सारे, इन्होंने डिवाइड करके, ये भी माइटोसिस से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे माइटोसिस से डिवाइड करके ये पूरा एक गैमेटोफाइट बना लेंगे, जो एक सेकेंड, जो एक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है। Thus, during the life cycle of any sexually reproducing plant, there is an alteration of generation between gamete producing haploid gametophyte and spore producing diploid sporophyte। ये होता है प्लांट में, लेकिन हमने जैसे देखा कि एल्गे में डिप्लॉइड बहुत ज्यादा रिड्यूस है। डिप्लॉइड कितना है, एल्गे पूरी हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड सिर्फ एक जाइगोट है, और जाइगोट भी मियोसिस कर ले रहा है, मतलब वो भी फिर से हैप्लॉइड में बन जाएगा और पूरे आगे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ही बनेगा। सिर्फ रिप्रोडक्शन के टाइम पे जाइगोट वो सारी चीजें, तो वो डिप्लॉइड होगा। सेम फिर इसमें हमने देखा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशन दोनों बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इसको हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। फिर हम आएंगे एंजियोस्पर्म्स में, जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स में। तो इन दोनों में हमारा जो हैप्लॉइड कंटेंट है, जैसे सिर्फ गैमेट्स है हैप्लॉइड, वो भी थोड़े थोड़े ही है, पूरी प्लांट बॉडी डिप्लॉइड और थोड़े थोड़े
हमारे जो गैमेट्स है हैप्लॉइड सेल्स शो कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड है, इसलिए हम जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में बोलते हैं कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। हाउएवर डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स एज वेल एज इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंटिंग देम डिफर इन following patterns. Sporophytic generation is represented only by one cell zygote. एल्गे की बात हो रही है। देर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स, एल्गे में कोई फ्री लिविंग स्पोरोफाइट नहीं होता। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स, यही बोला मैंने। द हैप्लॉइड स्पोर्स डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म गैमेटोफाइट। द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट्स इज फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। फ्री लिविंग गैमेटोफाइट ही है ना, तो ये हो गया हैप्लॉन्टिक। ये हमें देखने में मिलता है। मेनी एल्गे सच एज वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा, सम स्पीशीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। ओके, एक और चीज ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि ऐसा कौन सा एल्गे है। मोस्टली एल्गे हैप्लॉइड है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, लेकिन ऐसा एक एल्गे है जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, वो है फकस। देखो यहाँ से रीड करते हैं। ऑन द अदर एक्सट्रीम is the type wherein diploid sporophyte is dominant photosynthetic independent phase of plant. प्लांट का सारे सेल्स जैसे एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में सारा ही प्लांट हमारा डिप्लॉइड है। The gametophytic phase is represented by single to few celled haploid gametophyte. This kind of life cycle is termed as diplontic and alga fucus represent this pattern. एक एल्गे है जो एल्गे तो सारे हैप्लॉइड है, बट ये वाला डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। इन एडिशन ऑल सीड बियरिंग प्लांट जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स follow this pattern with some variations wherein gametophytic phase is few to multi-celled. Bryophytes and pteridophytes interestingly exhibit an intermediate condition, haplodiplontic. Both phases are multicellular. एक तो दोनों phases multicellular होते हैं। However, they differ in their dominant phases. अभी ये भी इसमें डिफरेंस है कि उनके डोमिनेंट फेजेस में भी डिफर करता है। स्पोरोफिटिक जनरेशन भी अच्छा खासा होगा, गैमेटोफिटिक भी अच्छा खासा होगा, लेकिन इन दोनों में से भी एक डोमिनेंट होगा। द डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलॉइड और इरेक्ट फेज is represented by haploid gametophyte and it alternates with short-lived multicellular sporophyte, totally or partially dependent on gametophyte. यहाँ पे क्या है, जो हैप्लॉन्टिक है, मतलब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल थोड़ी सी ज्यादा है, गैमेटोफिटिक जनरेशन थोड़ी सी ज्यादा है और थोड़ी सी डोमिनेंट है एज कम्पेयर टू स्पोरोफिटिक जनरेशन। एंकरेज एंड न्यूट्रिशन, ऑल ब्रायोफाइट रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। हैप्लोडिप्लॉन्टिक ही शो करते हैं ब्रायोफाइट्स भी, लेकिन इसमें हैप्लॉन्टिक डोमिनेंट है। The diploid sporophyte is represented by dominant independent photosynthetic vascular plant body. It alternates with multicellular saprophytic autotrophic independent but short-lived haploid gametophyte. इसमें short-lived haploid gametophyte है, मतलब gametophytic recessive है, और हमारा sporophytic dominant है किसमें, pteridophytes में। Okay, such pattern is known as haplodiplontic life cycle pteridophytes में। Interestingly, while most algal genera are haplontic, some of them such as Ectocarpus, Polycyphenia, Kelps are haplodiplontic. अभी ये भी बात याद रखना कि मोस्टली एल्गे हमें हैप्लॉन्टिक देखने मिलती है, मैंने बोला, लेकिन एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया और केल्प्स हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं, और फकस है जो डिप्लॉन्टिक होता है। आई होप ये लेसन पूरा आपको समझा। अभी आपको इसके नोट्स बहुत अच्छे से बनाना जरूरी है और रिवाइज करना। ये एक बार में चीजें दिमाग में बैठती है नहीं, और ये समझने में भी बच्चों को बहुत हार्ड लगता था। ये अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, देन मेरा गला खराब है, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, फिर वो डिप्लॉन्टिक हैप्लॉन्टिक, किसमें क्या डोमिनेंट है, तो ये समझता नहीं है जल्दी। बट आई होप अभी तो क्लियर हुआ होगा। रिवाइज करो, बहुत बार चैप्टर पढ़ो, दिमाग में बैठ जाती है चीजें बाद में। थैंक यू। आज पेन बहुत नेप चेंज करनी पड़ेगी अभी मुझे इसकी। थैंक यू, बाय बाय।